हम लोग ट्रायल देख रहे थे। ट्रायल का लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ था? या तो कन्विक्ट हुआ था, या फिर एक्विट हुआ था, या बीच में डिस्चार्ज हो गया था। ये सीन बनी थी। कोई भी व्यक्ति जब किसी कोर्ट में किसी ट्रायल को फेस कर रहा होता है और जिस व्यक्ति के समक्ष वो फेस करता है वो भी एक आम आदमी है, उससे मिस्टेक हो सकता है। उससे मिस्टेक हो गया और अगर उसी के कन्विक्शन या उसी के एक्विटल को हमने रहने दिया तो उस मिस्टेक का फ़ायदा किसको मिल जाएगा? जस्टिस नहीं हो पाएगी इनफैक्ट। तो हमने ये प्रोविज़न डाल रखा है, इसलिए ये रिमेडियल प्रोविज़न्स है। अपील है, रिवीजन है, रेफरेंस है एंड रिव्यू है। बट सीआरपीसी में रिव्यू नहीं। रिव्यू होता है बट किस संदर्भ में? अगर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो या कलर्कियल मिस्टेक हो उसके कंसर्न सिर्फ रिव्यू होगा, अदरवाइज और कोई रिव्यू नहीं होगी। यानी कि एक बार जब आपके जजमेंट पे सिग्नेचर हो गया या ऑर्डर पे, तो फिर उसमें अर्थमेटिकल मिस्टेक या कलर्कियल मिस्टेक को छोड़ के और कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ये प्रोविजन है ना, और कोई रिव्यू नहीं होगा। इसका जिक्र भी इसी 362 में कहा गया है। हमने कहा कि ये आपका रिमेडियल प्रोविज़न है। रिमेडी किसके कंसर्निंग? कोई अगर जजमेंट है या कोई ऑर्डर है और वो अगर त्रुटिपूर्ण है, एरोनियस है, तो उसको सुधारा जाए। तो निश्चित रूप से सुधारने के लिए हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हायर, जो भी सुपीरियर कोर्ट है। तो फर्स्ट अपील के कंसर्निंग एक बात उठती है कि अपील जब भी होता है सुपीरियर कोर्ट में होता है। एक वैलेंट कोर्ट में नहीं हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट में नहीं हो सकता है। फर्स्ट अपील के कंसर्निंग ये प्रोविजन जब भी होगी सुपीरियर कोर्ट में होगी। दूसरा, अपील करने का जो राइट है वो आपके विधि द्वारा सृजित अधिकार है। स्टेटरी ने अगर कोई प्रोविजन कर रखी है तभी आप अपील कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का इनहेरेंट राइट नहीं है कि वो अपील करे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह अपील अलाउ नहीं है। जहां अपील अलाउ है वहीं एग्रीव्ड पार्टी के कंसर्निंग उसका राइट है, अदरवाइज इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। अपील के संदर्भ में ये सिद्धांत लागू होता है। ये क्या है कि जिस वक्त आप किसी आदेश या फाइंडिंग या सेंटेंस या जजमेंट जो भी आपके ट्रायल कोर्ट ने दे रखी है उसके अगेंस्ट में जब आप अपील में जाते हैं और अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट आता है तो वो जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो अपना अस्तित्व खो देता है और अपीलेट कोर्ट के जजमेंट में वो मर्ज कर जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि जिस दिन अपील कोई नई प्रोसीडिंग नहीं है, ये उसी फर्स्ट प्रोसीडिंग का एक्सटेंशन है। यानी जिस दिन आपने सूट फाइल किया है या फिर जो भी आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है उसी प्रोसीडिंग को का ये एक्सटेंशन है, कोई नई प्रोसीडिंग नहीं है। इसलिए इसका राइट कब इवॉल्व होता है? जिस दिन आप क्रिमिनल मामलों में सूट की बात नहीं करेंगे, जिस वक्त आप प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। जिस दिन आपने प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया और उस तारीख को
अगर कोई अपील का राइट है आपके पास तो वह एग्जिस्टेंस में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेजिस्लेचर ने बाद में कोई अमेंडमेंट कर दिया और आपके अपील के राइट को छीन लिया तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आपने जिस दिन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की थी उस दिन अगर आपका अपील का कोई राइट था तो एग्जिस्टेंस में रहेगा। वैसे भी हमारा सीआरपीसी एक रेट्रोस्पेक्टिव है क्या? नहीं है। जिस वक्त आप स्पेशल जनरल क्लॉजेज एक्ट देखते हैं 1897, उसका सेक्शन 6 का सब सेक्शन सी इसी बात की घोषणा करता है कि अगर आपके पास कोई राइट है और वो अगर इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट हो जाती है और वो राइट समाप्त हो जाता है तो भी इस राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस रिपीलिंग इनएक्टमेंट की वजह से। हमने पहले ही कहा ना कि आपके पास इनहेरेंट पावर नहीं है, किसी व्यक्ति के पास अपील करने का कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। वो तभी होता है जब आप क्या कहते हैं, जब आपका किसी विधायिका में इस तरह का आपको प्रोविज़न दिया हो और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। बेनिफिशियरी प्रोविज़न का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बट उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 जिस वक्त 1 देख रहे थे हम लोग, क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी जो विधि बाद में बनाई गई है अगर वो इस तरह की है कि मान लीजिए आपका आज का पनिशमेंट है 5 साल और बाद में विधि बना के उसको 10 साल का पनिशमेंट दे दिया जाता है तो वो उस पर लागू नहीं होगा। बट अगर उस 5 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बेनिफिशियरी प्रोविज़न है, उसका फ़ायदा वो ले सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो भी फंडामेंटल राइट के कंसर्न। ठीक है। नहीं, तो हम लोगों ने अपील के कंसर्निंग क्या क्या चीज़ देखी? पहले ये कि अपील करने का राइट इनहेरेंट राइट नहीं है। दूसरा, अपील हमेशा सुपीरियर कोर्ट में होगी, इन्फीरियर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर इक्विवेलेंट कोर्ट में नहीं होगी। बट डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर काम करेगा। जिस दिन आपका अपील का राइट है बाद में अगर कोई इनएक्टमेंट के तहत उस राइट को समाप्त कर दिया जाता है तो जिस दिन आपने इंस्टीट्यूशन किया था प्रोसीडिंग उस तारीख को अगर वो राइट एग्जिस्ट कर रहा था तो बाद में भी वो एग्जिस्ट करते रहेगा। ठीक है। ये जो हम लोग अपील का यहाँ सीआरपीसी में प्रोविजन देख रहे हैं ये तो चैप्टर 29 में 372 टू 394 तक का प्रोविजन है, बट ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं जहाँ अपील है और वो है सेक्शन 86 इन सभी जगहों पे अपील का प्रोविजन है। अपील को अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है अपील? एक हायर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट से एक आवेदन है, एक पिटिशन है, एक रिक्वेस्ट है। किस चीज़ के कंसर्न है?
कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है आपका, उसने कोई दंडादेश, सेंटेंस, कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर दिया है, वो त्रुटिपूर्ण है, एरोनियस है, उसको आप सुधार करें और मेरे साथ जस्टिस करें। यही है ना, क्योंकि ये क्या है, रेमेडियल प्रोविजन है। तो रेमेडी के लिए आप जा रहे हैं अपील में। देखिए, हमने कहा कि ये आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, और इसी की घोषणा 372 भी कर रहा है। क्या कहता है कि जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं हो, किसी अपील का नहीं होना। अगर कहीं अपील का प्रोविज़न इस कोड में या फॉर टाइम बिंग इन फोर्स किसी और भी इनेक्टमेंट में नहीं है, तब तक आप अपील नहीं कर सकते। क्या निष्कर्ष निकला कि ये आप किसी भी व्यक्ति का इनहेरेंट राइट नहीं। हमने कहा था कि विक्टिम कौन है, और विक्टिम का डेफिनेशन कहाँ है, 2WA में। विक्टिम कौन है? विक्टिम एक व्यक्ति है, उसको क्या हुआ है, कोई लॉस हुई है या इंजरी हुई है, किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जिस पर कोई चार्ज लगाया गया है। और ये लॉस और इंजरी किसको हुई है? विक्टिम को। तो इसमें शामिल कौन है? एक तो वो जो डायरेक्ट उससे प्रभावित हो रहा है, और दूसरा गार्जियन या लीगल हेयर, वो भी तो शामिल है विक्टिम में। तो 372 में ही हमने एक प्रोविजन दिया है, और वहां विक्टिम के राइट को एश्योर किया है। ये विक्टिम का राइट है किस चीज के कंसर्न? सवाल है कि विक्टिम है तो वो पीड़ित है, किसकी वजह से पीड़ित है? क्योंकि उसको लॉस हुई है या इंजरी हुई है। अगर उस व्यक्ति को हम एक्विट कर दें, जिसकी वजह से उसको लॉस या इंजरी हुई है, तो विक्टिम का राइट हो जाता है को अपील करें। अगर हम उसको कॉन्विक्ट करते हैं बट लेसर पनिशमेंट देते हैं, तो भी राइट हो जाता है। कॉम्पनसेशन ग्रांट करते हैं बट वो इनएडिक्वेट है, तो भी राइट हो जाता है। इन तीनों चीज के कंसर्निंग विक्टिम का राइट है। या तो हमने उसको जो भी जिसकी वजह से उसको इंजरी या लॉस हुई है, उसको हमने एक्विट कर दिया, पनिश किया है बट लेसर पनिशमेंट से, या फिर इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन ग्रांट हुई है। तो इस तरीके से तीनों के कंसर्निंग विक्टिम का राइट है। जब विक्टिम का राइट हो जाता है, हमने क्या कहा था कि जब आपका राइट हो जाएगा तो आप फिर अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज आप जा नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। आप अपील में किस चीज के अगेंस्ट में जाएंगे? जजमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, सेंटेंस के अगेंस्ट में जाएंगे, फाइंडिंग के अगेंस्ट में जाएंगे, या फिर एक्विटल के अगेंस्ट में जाएंगे? सबके अगेंस्ट में जाएंगे। क्या अंतर होता है इन सभी चीजों में? जजमेंट क्या है? पहले जजमेंट आता है कि पहले सेंटेंस आता है? पहले जजमेंट आएगा। जजमेंट में क्या आएगा? कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, ये जजमेंट होगा। फाइंडिंग किस चीज पे होता है? एक्ट पे फाइंडिंग होती है। तो आपके पास जो अपील में जाते हैं वो किस चीज के कंसर्निंग जाएंगे? जजमेंट के। लिखा हुआ है वो 372 में। जजमेंट और ऑर्डर, ये दो चीजें वहां लिखी है। चूंकि हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है 106 से 124 तक का प्रोविजन, इसलिए 373 में अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जिस वक्त आपको फॉर गुड कंडक्ट के लिए
आपको बॉन्ड भरवाया जाता है सेक्शन 117 के तहत फॉर गुड कंडक्ट, आप भाई शांति कायम रखें उसके कंसर्निंग जो बॉन्ड भरवाया जाता है, तो भी आप अपील में जा सकते हैं। बॉन्ड आपने भरने की कोशिश की, सिक्योरिटीज़ कम पड़ गए या सिक्योरिटीज़ इनसफिशिएंट हैं, इसकी वजह से आपका बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो यानी कि 121 के तहत जिस वक्त आपके बॉन्ड को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है तो भी आप अपील में जा सकते हैं। लेकिन सेशन न्यायालय में अगर 122 के 2 और 4 के प्रोविज़न के तहत है तो फिर आप नहीं जा सकते। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? जिस वक्त बॉन्ड के कंसर्निंग बात हो रही है तो किस कोर्ट में जाएंगे आप अपील में? सेशन कोर्ट में, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जब भी अपील होगी वो कहाँ होगी? हायर कोर्ट में। जो भी सुपीरियर कोर्ट है उससे उसके इक्विवेलेंट कोर्ट में नहीं होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपील नहीं होगी। रिव्यू के कंसर्निंग क्या बात है? वो कहाँ होता है? मान लीजिए यहाँ नहीं है, बट जहाँ भी है सेम कोर्ट में होता है। अपील अगेंस्ट कॉन्विक्शन, आपने जजमेंट दिया और उसको एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट कर दिया। सवाल यही कि जजमेंट कहाँ से आया? कोर्ट की हायरार्की हम लोग जिस वक्त देख रहे थे वहाँ हमने देखा था कि सीआरपीसी के तहत कितने कोर्ट्स हैं? हाई कोर्ट 4, अगर हाई कोर्ट को मिला लेते हैं तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अगर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत किसी व्यक्ति को कॉन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत ट्रायल, कहाँ प्रोविजन है? 474 में प्रोविज़न है कि किस तरह का ट्रायल होगा, और सेक्शन 26 में है कि वो भी ट्रायल कर सकता है। किस तरह का ट्रायल होता है हाई कोर्ट में? हमने सारा ट्रायल बता रखा है आपको। हाई कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो किस ट्रायल को फॉलो किया जाएगा? 4 ट्रायल कौन कौन से है आपके पास? कोर्ट ऑफ सेशन है, सेशन में जब होता है, फिर वारंट मामला है, या फिर समन मामला है, या फिर समरी ट्रायल है। इन चारों में जब कोर्ट हाई कोर्ट में ट्रायल होगा तो किसके तहत होगा? कहाँ है प्रोविजन? हाँ, वो तो प्रोविजन वहाँ है, बट ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ कोर्ट, वो 474 में इस चीज़ की घोषणा है कि इसका जब भी ट्रायल होगा सेशन कोर्ट में जो ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी के तहत होगा। इसने अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत किसी को कॉन्विक्ट किया है। अब ये हाई कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये अपील कहाँ लाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी। चूंकि हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, और वो प्रोविजन है आर्टिकल 134 में या फिर 136 में। जब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्पेशली पिटिशन के तहत 136 में और 134 में दांडिक मामलों में जिस वक्त आप अपील करते हैं, लेकिन तब वहाँ है कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है हाई कोर्ट से कि आप अपील में जाएंगे 134A के तहत। वो सर्टिफिकेट अगर उसने नहीं दिया तो आप अपील नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? फिर स्पेशल पिटिशन के तहत 136 के तहत आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हाई कोर्ट की बात है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा कोर्ट है? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति को सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट, दोनों में क्या फ़र्क है?
सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। कंफर्मेशन तो सबको सारे आपके वो होगा क्योंकि हाई यस उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अधिक होता है। सेशन जज का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इक्विवेलेंट पावर है दोनों का, एडिशनल सेशन जज का भी और सेशन जज का भी, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अधिक पावरफुल है सेशन जज। इसीलिए वो सारे मामलों का निस्तारण जब करता है तो वो खुद बांटता है कि किसको कौन सा मामला सौंपा है। हम लोग 194 देख रहे थे ना, असिस्टेंट सेशन जज को जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मामला, कौन कर रहा था? सेशन जज ही कर रहा था। तो ऐसे स्थिति में मतलब आपका जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज किसी व्यक्ति को कॉन्विक्ट करता है या फिर कोई और जज, उसने लिखा है कोई और जज जिसने 7 साल से अधिक का पनिशमेंट दे रखा है, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। सात साल के अधिक का पनिशमेंट कौन देगा? क्योंकि उसको 10 साल तक के पनिशमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, वो 7 साल से अधिक का अगर देता है। देखिए यही इसको समझने की जरूरत है। अगर वो 7 साल तक दे रहा है, 7 साल तक और कौन देता है? सेशन। तो वैसे स्थिति में असिस्टेंट सेशन जज के इस कॉन्विक्शन का अपील सेशन जज में होगा, सेशन कोर्ट में होगा, लेकिन 7 साल से ऊपर उसने दे दिया तो वैसे स्थिति में हाई कोर्ट में होगा। दूसरा, उसके बाद बच जाता है आपका असिस्टेंट सेशन जज। नीचे रहते हैं, नीचे रहते हैं। आप नीचे रहते हैं? हाँ हाँ। असिस्टेंट सेशन जज, सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ये सब अगर किसी को कॉन्विक्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में इसकी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। दूसरी चीज आपने देखा था, जिस वक्त मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है किस चीज के लिए? अधिक पनिशमेंट देने के लिए, तो वो क्या करता था? सेक्शन 325 में वो ट्रांसफर करता था सीजीएम को, और इस आदेश से कोई व्यथित है, एग्रीव्ड है, तो वो कहाँ अपील करेगा? सेशन कोर्ट में, क्योंकि मामला किसके पास गया था? सीजीएम के पास। तो सीजीएम से फिर कहाँ बढ़ के जाएगा वो? अपील में सेशन कोर्ट में। या फिर किसी को 360 के तहत फर्स्ट ऑफेंडर है, हमने उसको पनिश नहीं किया, या तो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे या फिर उसको डांट फटकार के छोड़ दिया है, वैसे स्थिति में भी अपील करेंगे, तो वो अपील कहाँ लाई करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। ये सारी की सारी अपील किसके कंसर्निंग है? कॉन्विक्शन के कंसर्निंग है। जिस वक्त व्यक्ति को कॉन्विक्ट किया जाता है तो वैसे स्थिति में उसकी अपील कहाँ लाई करेगी, ये बताया गया है। इसके साथ कुछ लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है जो यहाँ नहीं है। कुछ लिमिटेशन पीरियड तो हम लोगों ने देखा था, वो किस चीज़ के कंसर्निंग था? कॉग्निजेंस के कंसर्निंग था। और जब अपील के कंसर्निंग जब हम लोग लिमिटेशन पीरियड देखेंगे तो हमारा लिमिटेशन एक्ट काम करेगा, और वहाँ हमारे पास 3 सेक्शन उसके लिए काम आएंगे। 114, आर्टिकल 114, आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 133। यहाँ लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि किसी की अपील के कंसर्निंग कब हम कितना समय के अंदर कॉन्विक्शन की कंसर्निंग है। 60 डेज और 90 डेज का प्रोविजन है, सबका अलग अलग। एक्विटल के कंसर्निंग है
114 में, 115 में आपको कन्विक्शन कंसर्निंग है, 133 में स्पेशली पिटीशन के कंसर्निंग है। जिस वजह से SLP आप करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो 30 डेज़ का समय प्रिस्क्राइब्ड है, कितने दिनों के अंदर आप करेंगे। लिमिटेड सेनेट 1963। देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये जानना कि किसी चीज़ की अपील किस न्यायालय में होगी, वो दूसरा कब अपील नहीं होगी, तीसरा अपील न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। ये अपील से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी जानकारी के लिए। (375) एंड 376 इसको एक साथ पढ़िए क्योंकि इन मामलों में अपील नहीं होती है। क्योंकि सेक्शन 374 हम लोग किसके कंसर्निंग देख रहे थे, जब मामला कन्विक्शन हो गया तो आप अपील में जाएंगे, बट कन्विक्शन हुआ है फिर भी अपील नहीं होगी। याद कीजिए जिस वक्त हम लोग ट्रायल देख रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे कि व्यक्ति से हम पूछते थे क्या प्ली ऑफ गिल्टी करोगे या फेस करोगे ट्रायल का। वैसे स्थिति में अगर प्ली गिल्टी पे हम उसको कन्विक्ट कर दे रहे हैं तो इसकी ट्रायल तो वहीं कंक्लूड हो जा रही थी। गिल्ट किया मतलब उसके हमने कन्विक्ट किया, ट्रायल कंक्लूड हो गया। ये भी तो हो सकता है कि वो इस बात का ऑब्जेक्शन उठाए कि हमने इस तरह की कोई प्ली नहीं ली थी, क्योंकि क्या कंडीशन था कि उसको उसी भाषा में लिखिए जिस भाषा में वो अपना गिल्ट स्वीकार कर रहा है। किस वजह से? क्योंकि जब ये मामला अपील में जाएगा तो हम ये देखेंगे कि क्या वो कन्विक्शन करने लायक था या नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि जहाँ तक संभव हो सके उसी भाषा में उसके गिल्ट को रिटर्न किया जाए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कहा और आपने कोर्ट की लैंग्वेज में अपने तरीके से उसको लिख लिया, ये बिल्कुल ही इलीगलिटी है। तो ये कह रहा है कि अगर उसने प्ली ऑफ गिल्टी का प्ली हाई कोर्ट के सामने लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो ट्रायल कर रहा है ना, तो वैसी स्थिति में कोई अपील नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट से हट जाते हैं तो फिर कौन सा कोर्ट बचता है? सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। अगर वहाँ उसने प्ली गिल्टी किया है तो अपील इसके गिल्ट पे नहीं होगी, अपील इसके सेंटेंस के एक्सटेंट और लीगलिटी पे होगी। लीगलिटी पे किस बात के लिए? क्या अवैधता हो गई? नहीं, उस पर तो होगी है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आप इसी लालच में वो आपने प्ली ऑफ गिल्ट किया हो कि हमें कम सजा मिले। लीगलिटी इसलिए कि जिस तरीके से लिखना था आपने लिखा कि नहीं, या फिर ऐसी स्थिति में अपील में जाके ये कहता हो अगर कि हमने इस तरह का कोई प्ले लिया ही नहीं है, हमको बिना ट्रायल फेस किए कन्विक्ट किया गया है, तो ये लीगलिटी हो गई। तो लीगलिटी एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट के कंसर्निंग क्या? मान लीजिए किसी ने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर किया, पनिशमेंट कितनी है? 7 साल, और उसको 3 महीने की सजा दी गई हो। अटेम्प्ट टू मर्डर में किसी का मर्डर तो हुआ नहीं, बट 3 महीने की अगर सजा दे रहे हैं तो क्या एक्सटेंट रिजनेबल है? थोड़ा सा गोली इधर चल जाती तो, मतलब थोड़ा सा इधर लग जाता तो इस ग्राउंड पे होगा। लेकिन इसमें शर्त ये देख लीजिए कि अगर उसने गिल्ट किया है हाई कोर्ट के सामने तो कोई अपील नहीं होगी, लेकिन बाकी जगह अगर कर रखा है तो इसकी स्थिति में सिर्फ एक्सटेंट एंड लीगलिटी पे ही होगी और किसी चीज़ पे नहीं होगी। दूसरा, कुछ पीटी केसेस होते हैं, तुच्छ मामले जिसमें पनिशमेंट ही बहुत कम है। 376 में उसका जिक्र है।
और उसके तहत क्या है कि अगर हाईकोर्ट ने पनिश किया है उसको कब तक के लिए, 6 महीना, या फिर जुर्माना दिया है 1000 रुपया, या फिर दोनों, तो ऐसी स्थिति में कोई अपील नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 376, क्योंकि किन मामलों में अपील नहीं होती है कभी शॉर्ट नोट्स पूछ देता है आपसे। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट, इसने कितना पनिश किया है, 3 महीना या फिर 200 रुपया जुर्माना, तो फिर वैसी स्थिति में कोई अपील नहीं होगी, या फिर दोनों। तीसरी स्थिति है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये का जुर्माना किया है, तो फिर कोई सिर्फ जुर्माने से अगर कोई है और सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना किया है तो उसकी अपील नहीं होगी। और याद कीजिए समरी ट्रायल, समरी ट्रायल में पनिशमेंट कितना था, मैक्सिमम 3 मंथ्स, और फाइन, फाइन की कोई लिमिट नहीं थी, फाइन की कोई लिमिट नहीं थी, उसके बावजूद उसने सिर्फ 200 रुपये का फाइन किया है। तो वैसी स्थिति में कोई अपील नहीं होगी। लेकिन तब यह है कि समरी ट्रायल करने के लिए कौन इंटाइटल्ड थे, सभी लोग थे? नहीं, सभी लोग कैसे थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम थे, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो भी जब हाईकोर्ट के द्वारा, हाँ, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी, वो भी एक सर्टेन केसेस के कंसर्निंग सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, या तो जिसमें 6 मंथ का पनिशमेंट हो या फिर जुर्माने से, ऐसी स्थिति हो तभी। और अगर किसी और मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल कर दिया तो यस 461M लागू हो जाएगा और सारा का सारा प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेट कर जाएगा और नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में अगर 200 रुपये का उसने जुर्माने की रकम उसने इम्पोज किया है तो फिर इसके कंसर्निंग कोई भी अपील नहीं होगी। इसने कहा है कि अगर इसमें कोई और दंड जोड़ दिया जाए तो फिर अवेलेबल हो जाएगा। बट 3 प्रोविजन ऐसे हैं जिसको अगर ऐड कीजिएगा तो नहीं होगी। पहला यही है प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का, अगर आपने उसको कर दिया है तो नहीं होगा। आपने फाइन इम्पोज किया है और फाइन नहीं देने पे कारावास का दंडादेश हो जाता है तो वैसी स्थिति में इसको हम एडिंग नहीं मानेंगे। और एक ही अपराध में अगर आपने एक से अधिक जुर्माना कर रखा है, मतलब किसी में 100 रुपया, किसी में 200 रुपया, किसी में 300 रुपया, और मान लीजिए मामला हाई कोर्ट में है और कुल मिला के 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाता है, तो वैसे स्थिति में नहीं होगा। तो किसी के कंसर्निंग आप लागू कर सकते हैं जिसमें वो फाइन की रकम एक्सटीड नहीं करनी चाहिए जो आपने देख रखी है। और फाइन की रकम कितनी कितनी है, पहले में हाई कोर्ट के कंसर्निंग 1000 रुपया, सेशन कोर्ट में 200, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में 100, और समरी ट्रायल में सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की कहीं चर्चा है? अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये का भी जुर्माना कर दिया है अगर, तो अवेलेबल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है अगर सिर्फ जुर्माने से है, बट वहाँ कहाँ 200 रुपये से अधिक तो वो कर नहीं सकता है, मतलब अगर किया तो नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को हमने यहाँ लिखा नहीं तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सेकेंड क्लास में हर वक्त तो जरूरी नहीं है कि वो समरी ट्रायल ही करे, और भी अगर किसी और केस में जहाँ वो समरी ट्रायल नहीं करेगा, समरी ट्रायल के लिए हमने एक आपको लिस्ट दी थी जहाँ उसमें उसके शेड्यूल पे था कि वो चाहे तो इसमें समरी ट्रायल करे, चाहे तो इसका, चाहे चोरी की रकम थी जिसमें 2000 रुपये से अधिक का अमाउंट नहीं था, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों के कंसर्निंग अगर वो 100 रुपया भी अगर किसी को करता है तो देन वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए हमने कोई एक्सेप्शंस क्रिएट नहीं कर रखा। ठीक है, किसी व्यक्ति को पनिश कर रहे हैं बट उसकी जो पनिशमेंट मिली है
वो इनएडिक्वेट है। अभी हमने क्या कहा कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया और पनिशमेंट कितनी मिली? 3 महीना सफिशिएंट है? उसको और एक मौका दें अपनी गलती सुधारने का। तो वैसी स्थिति में ये राज्य सरकार के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो चाहे तो पीपी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अगर मामला किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है तो सेशन कोर्ट में ट्रायल कीजिए, और किसी अन्य कोर्ट के द्वारा है तो फिर हाई कोर्ट में अपील कीजिए। पहले स्थिति आप समझ लीजिए कि कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इनएडिक्वेसी के संदर्भ में पनिशमेंट इनएडिक्वेट है। एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट, और उसको नहीं भूलिएगा जो अभी अभी हमने विक्टिम को राइट दिया है, उसको अपना पर्सनल राइट है, उसके लिए उसको किसी स्टेट गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 372 के प्रोविजन में हमने उसको राइट ग्रांट कर दिया है। तो पहली स्थिति कि वो स्टेट गवर्नमेंट किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। किस चीज़ के लिए? कि जो पनिशमेंट दिया गया है इनएडिक्वेट है, इसके कंसर्निंग आप अपील फाइल कीजिए। अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने ये कॉन्विक्शन इम्पोज किया है तो आप सेशन कोर्ट में, और किसी अन्य कोर्ट ने किया है तो किसी अन्य कोर्ट का मतलब सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कन्वेंशन के संदर्भ में 374 में हमने क्या देखा कि सेशन कोर्ट के तहत कहाँ अपील हो रही है उसकी? हाई कोर्ट में, वहाँ कीजिए। एक तो स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर चूंकि दिल्ली का अपना पुलिस है क्या? हाँ, इसलिए जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके तहत ये स्पेशली दिल्ली पे लागू होगा। और या फिर सीबीआई या आईबी, ये सब जो एजेंसीज हैं जो किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्यूज्ड को लेसर पनिशमेंट मिला है, तो वैसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करेगी। किसको? पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। किसके लिए? अगर फिर वही मामला अगर मजिस्ट्रेट ने किया है तो सेशन कोर्ट में, और कोई अन्य कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जाने के लिए फिर आपको स्पेशली पिटीशन के अंतर्गत किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल के आदेश के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने आपको फर्स्ट, चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में भीड़ भाड़ी रहे, इसलिए जो भी आपको किसी स्टेट के कंसर्निंग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, दिल्ली में हाई कोर्ट है कि नहीं है? दिल्ली में हाई कोर्ट तो है, तो वहाँ हाई कोर्ट में जाइए। वहाँ सेशन कोर्ट है कि नहीं है? तो वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ जाइए। तो ऐसी स्थिति में, और उसके बाद फिर फर्स्ट अपील सेकंड अपील यहाँ होता है क्या? फर्स्ट अपील सेकंड अपील कहाँ होती है? तो ये स्थिति है। लेकिन यहाँ जिस वक्त आप उसको हायर पनिशमेंट के, इन्हांस्ड पनिशमेंट के लिए आप उसको अपील कर रहे हैं, वैसे स्थिति में उस एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो अपने प्ले में यह लह ले कि हमें एक्विट कर दिया जाए या और लेसर पनिशमेंट से कन्विक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड के पास कोई राइट ही नहीं है। देखिए 377 का 3 क्या लिख रहा है वो? यानी जितनी सज़ा मिले उससे भी घटा देंगे, उसके लिए भी वो प्ले ले सकता है, या फिर हम एक्विट कर दीजिए उसके लिए प्ले ले सकता है। लेकिन कोई भी वृद्धि, इन्हांसमेंट बिना एक्यूज्ड को सुने हम नहीं करेंगे। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, सुनना ही, ठीक है।
अब हमने उसको एक्विट कर रखा है। 378 में हमने क्या कहा, एक्विटल कर रखा है। विक्टिम को भी राइट है, उस एक्यूज का अगर एक्विटल हो जाता है विक्टिम को भी राइट है। तो एक तो विक्टिम अपील कर सकता है क्योंकि उसके पास वो राइट है। दूसरा, वह व्यक्ति, यहां आपको देखिए दो व्यक्ति है, एक तो डीएम है, डीएम इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और वो ऑफेंस कैसा है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। उस ऑफेंस में उसको एक्विटल मिली है। तो वैसी स्थिति में वह क्या करेगा, डीएम, कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्विटल हुआ है तो सेशन कोर्ट में, और किसी अन्य कोर्ट के द्वारा हुआ है तो हाई कोर्ट में। दूसरी स्थिति बनती है कि नॉन बेलेबल और नॉन क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, फिर भी वो एक्विट हो गया है। या फिर आपके सेशन कोर्ट ने अपने रिविजनल पावर का इस्तेमाल किया है और उसको एक्विट कर दिया है। दोनों ही हालत में ये अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। यहां इस चीज को थोड़ा देर रुक के समझ लीजिए। डीएम कब ऑथराइज कर रहा है और इसकी अपील कहाँ होगी, इसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। लेकिन स्थिति ऐसे भी बन सकती है कि बेलेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, तब अपील कहाँ होगी, तब अपील हाई कोर्ट में। या फिर रिविजनल पावर जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किसने किया है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, सेशन कोर्ट भी कर सकते हैं। और सेशन कोर्ट ने रिविजनल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को एक्विट कर दिया है, तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट में। बाकी तो सेकंड वाला सेम वैसा ही है कि अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हो, या सीबीआई हो या आईबी हो, देन सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैसी स्थिति में उसको क्या करेगी, उसके एक्विटल के अगेंस्ट में इंस्ट्रक्ट करेगी पीपी को, और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे भी स्थिति हो वहां अपील फाइल करने का आदेश देगी। हाई कोर्ट में जब भी अपील किया जाएगा तो बिना उसके स्पेशल इजाजत के नहीं किया जा सकता है। यानी आपके पास राइट है, बट हाई कोर्ट पहले प्राइमा फेसी सुनेगा, और अगर आपको इजाजत देता है तभी आप अपील फाइल कर सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, आपके पास है कि आप अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो उस पर सुने। जब वो स्पेशल इजाजत दे देगा, स्पेशल परमिशन दे देगा, तभी आप अपील कर सकते हैं। और अगर आपने कंप्लेंट पे केस फाइल कर रखा है, हमने अभी दिखाया था ना, कंप्लेंट पे भी होता है और पुलिस रिपोर्ट पे भी, और उसके तहत अगर कंप्लेनेंट के पास भी राइट है कि हाई कोर्ट से स्पेशल इजाजत के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर कंप्लेनेंट पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, तो वैसी स्थिति में उसके पास लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने का। और अगर कोई और व्यक्ति है पब्लिक सर्वेंट के अलावा तो देन 60 डेज। आपने हाई कोर्ट में अपील फाइल की और आपने हाई कोर्ट ने आपको इसकी इजाजत नहीं दी, देन आप न तो डीएम और न ही हाई कोर्ट, केंद्रीय सरकार, इन दोनों माध्यम से फिर आप अपील नहीं कर पाएंगे। यानी हाई कोर्ट का परमिशन
सॉरी, कितने दिनों में इसको परमिशन दे देना चाहिए? आपके पास ऑप्शन था, आप सीधे सेशन कोर्ट जा सकते थे। मामला कौन सा है? जब कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने परमिशन ग्रांट नहीं की, फिर आप नहीं जा सकते। कारण है कि जब सुपीरियर कोर्ट का जजमेंट इस तरह का आ गया तो फिर इंपीरियर कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है, इस वजह से। तो 379 में कुछ खास नहीं है। अगर कॉन्विक्शन के आदेश को, सॉरी इक्विटल के आदेश को हाई कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया है, उसको लड़ दिया अपील में और उसमें एक कॉन्विक्शन दे दिया है, और कॉन्विक्शन में किस तरीके का मृत्युदंड दिया है, आजीवन कारावास दिया है, 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया है, तो वैसी स्थिति में फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। (380) and 381। 380 क्या कहता है? देखिए, उसको समझिए इस तरीके से, एक ही ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल में एक से अधिक व्यक्ति कॉन्विक्ट किए गए हैं। इसका मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ ट्रायल हो रहा है और उसमें एक से अधिक व्यक्ति कॉन्विक्ट किए गए हैं, और उनमें से किसी भी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई भी अपीलीय सस्पेंड या ऑर्डर दे दिया गया है, तो बाकी जो रेस्ट जो बच गए हैं उन सब का ऑटोमेटिक राइट हो जाता है कि अपील में जा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि एक साथ ट्रायल होना चाहिए और एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कॉन्विक्ट होने चाहिए, और उनमें से किसी एक के पक्ष में कोई अपीलेबल ऑर्डर आना चाहिए, और वैसी स्थिति में जब किसी एक के पक्ष में आ गया तो बाकी जो रेस्ट बच गए उनका राइट हो जाता है कि वो अपील में जाएंगे। (381) कहता है कि सेशन न्यायालय में अपील कैसे सुनी जाएगी। सेशन न्यायालय में कौन कौन होता है? असिस्टेंट कहाँ गया और सीजीएम कहाँ गया? वो देखे थे ना जिस वक्त सेक्शन 9 का हल्का सा डिस्कशन किए थे, और सेक्शन 9 में सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सीजीएम भी है उसके एब्सेंस में, वो भी। तो ये सब के सब सेशन जज में आते हैं। तो जब भी सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में तो सुनेगा कौन? सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट, सॉरी एडिशनल सेशन जज। लेकिन सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई किसी तरह का जजमेंट है या ऑर्डर है तो उसकी सुनवाई करेगा असिस्टेंट सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। में भी लिखा हुआ है। हाँ, सेशन जज तो करेगा ही। सेशन का जज देखिए वहीं लिखा हुआ है, सेकंड जब आप देखिएगा उसका सब सेक्शन 2, वहाँ क्या लिखा हुआ है? सेशन जज ही या फिर हाई कोर्ट अपने स्पेशल निर्देश के अनुसार इंस्ट्रक्ट करेगा कि कौन सा मामला कौन सुनेगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल कौन एक्सरसाइज कर रहा है? सेशन जज। वो अपने एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को सौंपता है या फिर सीजीएम को सौंपेगा। लेकिन यहाँ स्पेशली उसने क्या लिख दिया कि अगर कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी तरह का कोई दंडादेश या आदेश आता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? असिस्टेंट सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप लोगों के लिए तो नहीं, बट जो एचएएस के एग्जाम देते हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आपसे भी पूछ बैठे, ऐसा उसने कुछ कसम नहीं खा रखी है।
तब आपको फिर दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना पड़ेगा कि किसकी अपील कहाँ होगी, किसकी अपील कौन सुनेगा। अब आपके पास होता है कि अपील जब आप करेंगे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 382, 383, 382 को जनरल अपील कहते हैं, 383 को जेल अपील कहते हैं। आपने क्या कहा कि किस चीज के अगेंस्ट में आप अपील करेंगे? या तो आपके पास जजमेंट हो या कोई ऑर्डर हो। जिस वक्त आप पिटीशन देंगे, कौन देगा? अपीलेंट कौन होता है? हो जाए अपीलेंट, अपीलेंट कौन है? कौन जाएगा अपील में? एक तो विक्टिम है, वो जाएगा, और कौन जाएगा? तो अपीलेंट जब भी जाएगा, या तो वो खुद जाए या अपने प्लीडर के माध्यम से जाए, या तो एक्यूज जाएगा क्योंकि एक्यूज्ड को सजा हो रही है, वो जाएगा, या फिर विक्टिम जाएगा क्योंकि वो एक्यूज नहीं है बट एक्यूज्ड को कम सजा हुई है, या फिर एक्विट हो गया है, या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन उसको नहीं मिला है। वैसे स्थिति में तो जिस वक्त जो जनरल अपील की जाएगी उसमें अपीलेंट होगा या उसका प्लीडर के माध्यम से एक पिटीशन डाली जाएगी। हम लोग जब सीपीसी देख रहे थे वहां मेमोरेंडम ऑफ अपील की चर्चा हुई थी। यहां भी मेमोरेंडम ऑफ अपील है क्या? नहीं। यहां आपको ग्राउंड्स बताना होगा, और दूसरी चीज आपको जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। ये आपको कहां से मिलेगी? उसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 363 का। जिस वक्त आपको दंडादेश किया जाता है उसी वक्त आपको यह कॉपी निःशुल्क दी जाती है। थ्री 363 तो आप पिटीशन लिखेंगे और साथ में इसकी एक कॉपी अटैच करेंगे और उस कोर्ट में फाइल करेंगे जहां आपको अपील करनी है। अगर एक्यूज जेल में है तो पिटीशन लिखेगा और उसकी कॉपी अटैच करेगा, और जो जेल का भार साधक अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है। कौन होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल? हाँ तो और क्या हंस क्यों रही हैं? और कौन होता है? जेलर ही होता है। हाँ, अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तो वो होता है। उसको दे देंगे और जैसे ही आप उसको देंगे उसी डेट से आपकी अपील मानी जाएगी। कोर्ट में वो कब पहुंचाता है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना ही लिमिट है कि आप सिर्फ जेलर को दे सकते हैं। जेल से बाहर आने की इजाज़त तो है नहीं, आप तो जेल पे है नहीं। वैसे स्थिति में सिर्फ आपने जेलर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल जो भी है उसको आपने दे दिया, तो जिस तारीख को दिया है आपके लिमिटेशन देखने के कंसर्निंग उसी तारीख को काउंट की जाएगी कि आपने एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर गत फाइल किया है कि नहीं। जेल में वकील लोग मिलने जाते हैं कि नहीं? ये कोई भी कैसे चला जा सकता है? हाँ, परमिशन से। तो वकील मिलने क्यों जाएगा? फैक्ट्स की जानकारी तो आपको मिल गई है ना। आप सारी जिंदगी जेल में रहना चाहेंगे, पैरवी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो उसकी कंसर्निंग वकालतनामा पे सिग्नेचर कहां से होगा? आप जाएंगे कि नहीं जेल? मतलब आप जेल जाएंगे नहीं, ये कहने का मतलब आप जेल में उससे मिलने जाएंगे कि नहीं?
तो वैसे वकालतनामा सिग्नेचर करेंगे। अब देखिए यहाँ दो सीन बन गया। एक तो ये है कि खुद ही एक्यूज्ड अपना अपील फाइल कर सकता है इसके कंसर्निंग, दूसरा एक प्रेडर के माध्यम से। तो प्रेडर के माध्यम से जब एक्यूज्ड खुद जेल में रह के फाइल करता है तो 382 के तहत करता है, और खुद करता है अगर तो 383 के तहत करता है। इसलिए जेल अपील एंड नॉर्मल अपील। ये फैक्ट दिमाग में आ गया, हट गया। करना क्या है, पिटीशन डालना है। देखिए दो बातें हैं, जनरली इनका कहना है कि क्या वो खुद बनाएगा। तो वकील लोग जेल नहीं जाते हैं, ऐसी बात है कि नहीं, वो भी तो कानून जानते हैं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उस जमाने के, महात्मा गांधी हो चाहे सुभाष, मतलब बाकी जो लोग हो, पहले क्या था, पहले जुडिशरी नंबर 1 पे था इंडिपेंडेंस के पोजीशन में। आप देखिएगा कि जो भी लोग हैं टॉप मोस्ट लॉयर थे। गांधी जी इसी तरह थोड़ी दक्षिण अफ्रीका चले जा रहे थे, केस मिला था तब जा रहे थे, अलग बात है कि उनको गाड़ी से उठा के फेंक दिया। तो सब वकील ही लोग थे। तो वैसी स्थिति में हमने और दूसरी चीज, वकील रखना न रखना आपके ऊपर है। आप रखते हैं, अच्छी बात है। आप अपनी पैरवी खुद लड़ना चाहते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। आपके पास वकील रखने का पैसा नहीं, हमने प्रोविजन दे रखा है कि आप लीजिए, वो है ना 304 का प्रोविजन, और वो 39A में निःशुल्क विधिक सहायता। और ये जो नालसा वगैरह जो चला रहा है अभी, आपको कानूनी जानकारी दे रहा है, वो सब किसके कंसर्निंग है? वो सब वही चीज चल रही है। तो इस दोनों फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि जेल में रहा हुआ व्यक्ति दोनों तरीके से अपील फाइल कर सकता है, क्योंकि अभी इसकी तुरंत जरूरत पड़ेगी। एक तो वो खुद भी, और दूसरा प्रेडर के माध्यम से। ये तो फाइल कर दिया, जिस कोर्ट में किया, अब उस कोर्ट की क्या लायबिलिटी है, वो अपील को देखेगा। अब उस वक्त उसको देखने के संदर्भ में उसके सामने क्या है, इस वक्त जजमेंट की कॉपी और वो पिटीशन, इन सभी चीजों का वो परिशीलन करेगा, और उसको लगता है कि इंटरफेरेंस करने का कोई ग्राउंड नहीं, वो समरली डिसमिस कर देगा अपील। लेकिन तब अब वही देखिए कहां कहां जरूरत पड़ रही है। 382 के तहत जब वो समरली डिसमिस कर रहा है तो बिना उस व्यक्ति को सुने नहीं करेगा जिसने पिटीशन डाल रखा है। 383 के तहत जब वो डिसमिस कर रहा है तो दो आधार है, या तो बहुत ही तुच्छ आधार है, मतलब जिस पे अपील हो ही नहीं सकती, या फिर सुनना है तो अगर उसको ये लगता है कि अभियुक्त को जेल से बुलाएंगे इसमें अधिक असुविधा है, तो वैसी स्थिति पे भी वो समरली डिसमिस कर सकता है। या फिर लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया है 383 के तहत। लिमिटेशन पीरियड हम लोग कहां से काउंट कर रहे थे 383 में? 383 याद है ना, जेल अपील। हाँ बस, अगर ये लगता है कि नहीं इसने लिमिटेशन पीरियड के बाद दिया है, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले अगर उसके पास सारे रिकॉर्ड नहीं हैं तो वह रिकॉर्ड मंगवाएगा। और अगर रिजेक्शन सेशन कोर्ट ने किया है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या भी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट को छोड़ के, उन लोगों ने किया है, तो अपने रिजेक्शन का ग्राउंड लिखना होगा कि क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जुडिशरी में कुछ भी आर्बिट्रेटरी नहीं होता है, आपको उसका लॉजिक देना है, उसके प्रोविजंस का हवाला देना है, तभी तो जुडिशरी पे बिलीव है ना। अंत में लोग हार थक के कहां जाता है, भले ही डिले होती है बट जस्टिस के लिए वहीं जाता है। और उसका वो जो आपका सब सेक्शन 4 है उसको गौर से देखिए, वहां उस दोनों की बात कर रहा है, एक जनरल अपील और जेल अपील। जेल अपील उसने रिजेक्ट कर रखा है, बट उसको ये पता लगता है कि नहीं एक जनरल अपील भी फाइल किया गया है।
तो वैसी स्थिति में वह उस चीज़ को अगर समझता है कि जस्टिस के हित में ये इम्पोर्टेंट है तो वो उसको सुनेगा। क्यों ऐसा, दोनों में फ़र्क क्यों हो गया? थ्री 383 को उसने रिजेक्शन दिया किस किस ग्राउंड पे? या तो वो तुच्छ है, या फिर उसको बुलाना इस तरह से असुविधाजनक है, या फिर लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर चुका है। इस आधार पे उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके एडवोकेट को सुना क्या? अभी एडवोकेट जब भी बात करेंगे तो किसी प्रोविजन की बात करेंगे। इन्होंने जैसे कहा ना कि वो बिना वकील के कैसे ड्राफ्ट कर लेगा, इस वजह से अगर उसने रिजेक्ट कर रखा है, लेकिन उसको ये पता है कि 382 के तहत भी एक पिटीशन पड़ी हुई है। जब 382 के तहत पिटीशन पड़ेगी तो किसके द्वारा पड़ेगी? प्लेडर के माध्यम से पड़ेगी। तो वैसी स्थिति में वो उसको सुनेगा, क्योंकि उसे सुनने में उसको क्या लगेगा, हो सकता है उसको कोई लॉ पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा हो 383 में वो वहाँ दिख जाए और ऐसे में फिर वो अपील ग्रांट कर दे। ये स्थिति बनेगी। लेकिन वो समरली रिजेक्ट भी कर सकता है। जब समरली रिजेक्ट नहीं करता है अपील, तब वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? इसके लिए आपका 385 निश्चित रूप से उसके पास डॉक्यूमेंट्स है और इसकी सूचना वो किसको देगा? पहला तो एप्लेंट या उसके प्लेडर को, या इस निमित्त कोई भी व्यक्ति है जो ऑथराइज्ड है उसको। अगर कंप्लेंट पे किया गया है तो कंप्लेनेंट को, और साथ में क्या देगा? साथ में जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसकी एक कॉपी देगा। क्यों देगा? अपील पे बहस होगी ना, सामने वाले को होना तो चाहिए कि किस बात पे अपील हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जजमेंट या ऑर्डर इरोनियस है तो उसका ग्राउंड तो लिखा होगा ना कि किस वजह से है। तो वैसी स्थिति में वो इन सब चीज़ों को देगा, और अगर अभिलेख नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो वो रिकॉर्ड मंगाएगा। अगर मामला सिर्फ इस बात के लिए अपील किया गया है कि दंड बहुत कठोर है, तो फिर किसी और ग्राउंड पे नहीं सुना जाएगा, और सुना जाएगा तो कोर्ट की इजाजत से। कोर्ट का समय कीमती होता है। क्यों कीमती होता है? देखो वहां सिर्फ अकेले आप नहीं हैं, और भी बहुत लोग व्यथित हैं जिनको जस्टिस चाहिए। अगर बेवजह आपकी बातों में अधिक समय दे देगा तो दूसरे लोगों के साथ कैसे जस्टिस कर पाएगा? इसलिए वो उतने ही पॉइंट पे सुनेगा जितना पॉइंट के लिए आपने उसे डिमांड कर रखी है। अगर सिवियर पनिशमेंट के लिए आपने उसको कहा है तो सिर्फ सिवियर पनिशमेंट पे ही सुनेगा। किसी और बात के सुनने के लिए फिर आपको कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। आइए अब देखते हैं कि क्या शक्ति है अपीलेट कोर्ट की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूरा 10 नंबर का एक क्वेश्चन ही पूछता है। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपील में आप गए हैं तो अपीलेट कोर्ट कौन कौन है? जो भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का सुपीरियर कोर्ट है सब अपीलेट कोर्ट है, सब है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का सुपीरियर कोर्ट कौन है? सीधे सीजीएम है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उससे जूनियर है, इक्विवेलेंट है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का सुपीरियर कोर्ट कौन है? आपकी अपॉइंटमेंट होगी किस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में? उससे पहले जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जिनको प्रमोशन वगैरह मिला है, वो लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? वो आपसे सुपीरियर हैं कि आप ही के साथ हैं? तो वहां अपील होती है क्या? वहां अपील नहीं होती है। क्योंकि इसलिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था
कि जहाँ सेशन कोर्ट हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, इन सब की अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। तो पहली स्थिति तो यह है कि एक पावर तो इसके पास, अपीलेट कोर्ट के पास यह है कि आपका समरली रिजेक्ट कर दे। क्या है अभी 284 में समरली रिजेक्ट किया है ना, क्योंकि मामला जब नहीं बन रहा है तो इंटरफेरेंस करने का उसका कोई मामला ही नहीं बन रहा है, तो समरली रिजेक्ट कर सकता है। अगर आप इक्विटल के अगेंस्ट में गए हैं तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है? कॉमन सेंस लगाइए, इक्विटल हुआ है, अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? या तो मामले को उलट दे या कंफर्म कर दे। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त इक्विटल गलत ही हुआ हो। कुछ चीजें ऐसी चीज होगी जो छूट गई होंगी तो फिर कहेगा कि फिर से रिट्रायल करो, ये भी कर सकता है। तो इक्विटल की कंसर्निंग या तो वो मामले को उलट सकता है यानी कन्विक्ट कर सकता है, कुछ चीजें रह गई हैं तो उसको रेफरेंस के तौर पे वो फिर कह सकता है कि इसको रिट्रायल कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, ये चीजें वो कर सकता है। कॉन्विक्शन के अगेंस्ट में अगर आप गए हैं तो स्थिति तो फिर वही है, अपीलेट कोर्ट में गए हैं और आपका प्ली क्या है कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका डिसीजन गलत है। अगर आपने प्रमाणित कर दिया तो वो क्या करेगा? कॉन्विक्शन के आदेश को रद्द कर सकता है, तो वहां वो या तो उसको एक्विट कर सकता है या डिस्चार्ज कर सकता है, दोनों कर सकता है। दूसरा, सेंटेंस को कम किए बिना फाइंडिंग को चेंज कर सकता है। आपके सेंटेंस में छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बस फाइंडिंग में चेंज कर दिया। या फिर आपके सेंटेंस के एक्सटेंट में या उसके आपको क्या है एक और नेचर में चेंज कर सकता है। सजा बढ़वाने के लिए गए हैं, सजा बढ़वाने के लिए किस सेक्शन के तहत जा रहे थे? थ्री 77 के तहत। वैसे स्थिति में फिर वो वही करेगा, या तो उस मामले को उलट सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए कर सकता है, उसका रिट्रायल करवा सकता है, फाइंडिंग को बदल सकता है। लेकिन देखिए, जिस वक्त आप उसको सजा बढ़वाने के लिए गए हैं वो सजा बढ़ा भी सकता है, सजा घटा भी सकता है, क्योंकि 377 में प्ली क्या लिया था एक्यूज्ड? रिड्यूस भी कर दीजिए या फिर एक्विट कर दीजिए, तो ये दोनों काम कर सकता है। लेकिन जिस वक्त आप उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट में गए हैं वहां वो सजा क्या बढ़ा सकता है? वहां सजा नहीं बढ़ा सकता, लिखा हुआ है स्पष्ट, देखिए उसको। जो आप थर्ड देख रहे थे जहां नेचर और एक्सटेंट है, बट इस तरह नहीं कि उसकी सजा में एनहांसमेंट हो जाए। और कोई और आदेश के अगेंस्ट में अगर गए हैं तो वो उसको उलट सकता है, अटर कर सकता है या रिवर्स कर सकता है, या फिर उसको कोई भी प्रॉपर या जस्ट कोई भी लगता है वो सारे के सारे काम वो कर सकता है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, सजा अगर बढ़ाना हो तो बिना एक्यूज्ड को सुने वो सजा नहीं बढ़ाएगा, ये तो समझ में आता है। अपीलेट कोर्ट का सजा देने की शक्ति ओरिजिनल कोर्ट से अधिक होती है, तो सजा इस तरीके से नहीं बढ़ाएगा। सजा की एक लिमिट है, वो उसी हिसाब से बढ़ाएगा जितना ओरिजिनल कोर्ट के सजा देने की पावर है, उससे अधिक वो नहीं बढ़ा सकता है। इस चीज को समझे या नहीं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? क्लियर? सेशन कोर्ट डेथ पनिशमेंट। तो जब आप अपील में गए हैं और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के
जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट में गए हैं तो सजा कितनी बढ़ा सकता है वो? 3 साल। ऐसा नहीं कि उसको मृत्युदंड दे दे या जीवन कारावास में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि आप अपील में गए हैं। लास्ट पैरा देख लीजिए 386 का। चैप्टर 27 जो हमारा है वो जजमेंट के कंसर्निंग है। तो जजमेंट के कंसर्निंग जो भी प्रोविजंस लागू होते हैं वो अपील में जिस वक्त जजमेंट पारित किया जाता है वो सारे के सारे प्रोविजन अपीलेट कोर्ट के जजमेंट में भी लागू हो जाएंगे। ये आपका 387 कह रहा है, लेकिन तब यह है कि अपीलेट कोर्ट के जजमेंट को सुनने के लिए एक्यूज्ड को लाया जाना जरूरी नहीं है जब तक कि अपीलेट कोर्ट इस चीज़ को ग्रांट करे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, वो उसके शेड्यूल पे है, मान लीजिए वो जेल में है, उसको लाना इतना मुसीबत है कि मान लीजिए वो दुर्दांत क्रिमिनल है कि उसको लाएं और यहीं से उसको छुड़ाने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, तो वो उसके लिए नहीं। अब तो और भी सिस्टम हो गया ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, अब आप तो वहाँ बैठे बैठे जेल को सारा कंडक्ट कर सकते हैं। इवन इतनी सीरियस मैटर हो गई तो सेशन कोर्ट वहाँ भी जाके बैठ सकता है, जेल में भी। वो एक अलग इशू है, बट उसके लिए उसको जजमेंट सुनने के लिए, क्योंकि जजमेंट सुनने के लिए हम उसको क्यों बुलाते थे? क्योंकि हम सेंटेंस पे उसको सुनना चाहते थे, इस वजह से बुलाते थे। क्या समरी ट्रायल में भी जरूरी था? समन मामलों में जरूरी था? सेंटेंस पे सुन रहे थे क्या हम उसको? नहीं सुन रहे थे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मामला है, उसके कंसर्न। लेकिन अगर वारंट मामला हो या सेशन ट्रायल हो तो हम जजमेंट पे सुनते थे उसको। तो उस हिसाब से हमने उसको शेड्यूल दे रखा है कि अगर अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि उसको जजमेंट के सुनने के वक्त उसकी जरूरी है तो ये, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है ना प्लीडर के थ्रू। ठीक है। हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पारित किया है अपीलेट जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट में मामला कब जा रहा था? सिर्फ सेशन कोर्ट। अभी हमने डीएम के सेकंड चीज में क्या बताया था कि अगर मामला वेलेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, वैसे स्थिति में हाई कोर्ट में जा रहा था, या रिविजनल जुडिशन का इस्तेमाल किया हो सेशन कोर्ट में तो भी मामला हाई कोर्ट में जाता है एक्विटल के अगेंस्ट में। तो वैसे स्थिति में अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट सुनाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन में तो उसके जजमेंट को आपको सर्टिफाइड करके उस कोर्ट को भेजा जाएगा जिस कोर्ट का के अगेंस्ट, जिस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील हुई है। और अगर वो सीजीएम का कोर्ट नहीं है, यानी फर्स्ट क्लास में स्टेट का कोर्ट हो या सेकंड क्लास में स्टेट का कोर्ट हो, तो वैसी स्थिति में सीजीएम के मार्फत भेजा जाएगा। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो वैसी स्थिति में डीएम के मार्फत भेजा जाएगा। जब उसको ये मामला मिल जाएगा सर्टिफाइड जजमेंट, तो वो क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड में उसको अमेंड करेगा उसके अकॉर्डिंगली, और जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का उसके अकॉर्डिंगली ही उसको फिर हमने क्या कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में क्या हो जाएगा, फिर वो मर्ज कर जाएगा, मर्ज कर जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ संशोधन करना है, चाहे वो रिकॉर्ड में हो, उन सभी जगहों पे उसका संशोधन कर दिया जाएगा। 389 इसकी चर्चा हम लोग किए थे बेल के संदर्भ में भी। हम पटना में रहते हैं तो हमको लगता है कि हाईकोर्ट नजदीक में है। बहुत दूर से भी तो लोग आएंगे अपील के लिए हाईकोर्ट में, और उनको समय लगेगा,
और पटना में रहने से क्या मतलब है कि हम गए और कल हमको वो बेल ग्रांट हो जाएगी या फिर हमारा कल सुनवाई हो जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है। तो जब हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट को यह पावर है कि वैसी स्थिति में हमें बेल ग्रांट करे। किस चीज के लिए? अपील फाइल करने जा रहे हैं उसके कंसर्निंग। तो वैसी स्थिति में जो ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट है उसने जो हमारे ऊपर सेंटेंस इंपोज कर रखा है वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि कल ही उठा के हमको बंद कर दे जेल में तो हम जाएंगे कैसे? तब इसके लिए जरूरी है कि वो हमें जमानत दे। तो जमानत कौन देगा? वो कोर्ट जिसमें अपील करने जा रहे हैं या वह कोर्ट जिसके अगेंस्ट जजमेंट में हम अपील करने जा रहे हैं? कौन कोर्ट जमानत देगा? 389 को पढ़िए 437A के साथ। हाँ 437 है। बेल की क्लास में थे ना? तो अपीलेट कोर्ट तो देगा ही, और ये पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन जिस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, अगर हम वहीं कह देते हैं कि हमें अपील में जाना है, तो वैसे स्थिति में वो भी ग्रांट करेगा। लेकिन दो कंडीशन है 389 के तहत। 437A के तहत ये कंडीशन नहीं है, 389 के तहत कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वह व्यक्ति ऑलरेडी बेल पे है और सजा 3 साल तक की हुई हो। दूसरा, वो ऑलरेडी बेल पे है और ऑफेंस बेलेबल है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसको तब तक के लिए बेल मिलेगा जब तक के लिए जितना समय उसको अपीलेट कोर्ट में जाने में लगता है और वहां अपील फाइल करने में लगता है। एक रीजनेबल टाइम कैलकुलेट करके हम उसको इसके समय तक के लिए बेल ग्रांट कर सकते हैं। जबकि 437A के तहत क्या था? उसकी पीरियड थी 6 मंथ ओनली, 6 महीने के लिए हम उसको बेल ग्रांट कर रहे थे। हमने दंडादेश जो भी सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर रखा है। तो अब हमने इसको बेल दे दिया, मान लीजिए 6 महीने के लिए ही दिया, और इसको सजा मिली है 6 महीने साल भर जो भी हो। तो जिस वक्त सजा इसकी स्टार्ट होगी, इसके इस पीरियड को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? कोई रीजन ही नहीं बनता है। ये तो बेल पे है, अपील में गया है, अपील में मामला उलट भी सकता है, तो इसको क्यों काउंट करेंगे? जब से सजा स्टार्ट होगी फिर उस टाइम से जितनी सजा है, हो सकता है कि उसको लेसर पनिशमेंट मिल गया हो सकता है उसको एक्विटल हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग देखे हैं ना अपीलेट कोर्ट के पावर्स को, तो उसके तहत वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस सजा को हम उसके कंप्यूटेशन में, उसकी गणना करने में कैलकुलेट नहीं करेंगे। 390 का प्रोविजन सिंपल वही है कि हाई कोर्ट अगर 378 के तहत किसी को मतलब दोषियों के अगेंस्ट में अपील की गई है तो हाई कोर्ट उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको अपने समक्ष या उस कोर्ट के अगेंस्ट जहां उसकी अपील की सुनवाई होगी वहां भेज सकता है या फिर जमानत पे छोड़ सकता है। 391 कभी कभी आप लोग से तो नहीं पूछा है, जेस में पूछा है। ये एडिशनल एविडेंस लेने का पावर है अपीलेट कोर्ट का। 391 है।
एविडेंस तो सारे के सारे ट्रायल कोर्ट में आ चुके हैं, उसी के आधार पे तो वो एक्विटल किया है या फिर कॉन्विक्ट किया है, या फिर उसको सफिशिएंट नहीं लगा था, बेसलेस लगा था, तो उसने डिस्चार्ज भी कर रखा था। एडिशनल एविडेंस की जरूरत इसको क्यों पड़ गई? अगर ये जरूरी समझता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे एडिशनल एविडेंस लिया जाना चाहिए, और वो मामला अगर हाईकोर्ट में चल रहा है, तो खुद एडिशनल एविडेंस नहीं लेगा, या तो सेशन कोर्ट को कहेगा या फिर किसी मजिस्ट्रेट को कहेगा जिस कोर्ट का ये मामला है कि वो एडिशनल एविडेंस ले। और जिस तरह का एडिशनल एविडेंस लिया जाता है वहां ट्रायल नहीं होता है, इंक्वायरी की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो चैप्टर 23 है आपका, उसके तहत जिस तरह से साक्ष्य अभिलिखित किए जाते हैं उसके तहत वो एडिशनल एविडेंस लेगा, क्योंकि ट्रायल एक बार हो चुका है, रीट्रायल नहीं होगा। हमने मामला सिर्फ इसलिए भेजा है कि कुछ फैक्ट पे एडिशनल एविडेंस की जरूरत है। स्टेज 391 के 4 को देखिए, वो साफ करता है कि मामला किस स्टेज का माना जाएगा। वो इंक्वायरी है, ट्रायल नहीं है, और चैप्टर 23 के प्रोविजंस लागू होंगे, क्योंकि एविडेंस तो आया हुआ था। दूसरी चीज, इसमें प्लीडर या एक्यूज्ड की प्रेजेंस चाहे तो हो सकती है, और एक बार जब वो एडिशनल एविडेंस ले लिया तो फिर उसको सर्टिफाइड करके उस कोर्ट को भेज देगा जिसने इसकी डिमांड की है। क्योंकि अपीलेट कोर्ट को यह देखना है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका जो भी जजमेंट है या फिर ऑर्डर है वो त्रुटिपूर्ण है या नहीं, और उसके कंसर्निंग अगर उसको किसी एविडेंस की जरूरत है, इसलिए वो एडिशनल एविडेंस ले रहा है। बाकी तो वो रिकॉर्ड मंगा चुका है, और रिकॉर्ड में मान लीजिए दिख गया कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिस पे साक्ष्य लेना चाहिए था बट सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इसको मिस कर दिया है, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि लीजिए, तो वहां से रीट्रायल स्टार्ट नहीं होगी। जिस तरह से इंक्वायरी स्टेज में ट्रायल जिस एविडेंस ले रहा था वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इंक्वायरी स्टेज में एविडेंस लेने के बाद वो क्या कर रहा था? हाँ, ग्राउंड नहीं बनता था तो डिस्चार्ज कर देता था, और ग्राउंड बनता था तो चार्ज फ्रेम करता था, और वहां से ट्रायल फिर स्टार्ट होता था। ठीक है, आइए अब स्थिति ये हो गई कि 392 कहता है कि अपीलेट कोर्ट के जो जजेस हैं अपने ओपिनियन में इक्वली डिवाइडेड, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए? हम लोग सीपीसी की क्लास में डिस्कस किए थे बेंच क्या होता है, डबल बेंच क्या होता है, डिवीजन बेंच क्या होता है। नहीं ठीक है, आप लोग स्मार्ट हैं, अलर्ट हैं, अच्छी बात है। डिवीजन बेंच क्या होता है, फुल बेंच क्या होता है, और फुल कोर्ट क्या होता है, बताइए। फर्स्ट बताइए, बेंच क्या होता है? बेंच आप तो बताइएगा ना कि जिस पे बच्चे बैठते हैं, या फिर समुद्र के किनारे जो बेंच लगा रहता है। इतनी गिर गई है जजों की हालत, जहां जज बैठते हैं वहां बेंच कहेंगे, तो सिंहासन की तरह कितना बढ़िया कुर्सी होता है। बेंच क्या होता है? इजलास तो पूरे कोर्ट को ही कहते हैं। ठीक है, जहां जज बैठेंगे। डिवीजन बेंच तो डबल बेंच क्यों नहीं कहते हैं? सिंगल बेंच कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
सिंगल बेंच कहते हैं या नहीं कहते हैं? सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच नहीं होता है, डिवीजन बेंच होता है। तो बेंच वो है जहां जज बैठते हैं, कितनी संख्या में बैठेंगे इसके अकॉर्डिंगली उसका डिवीजन अलग अलग है। अगर एकमात्र जज बैठा हुआ है तो सिंगल बेंच है, दो जज बैठा हुआ है तो डिवीजन बेंच है, डबल बेंच नहीं है। डबल बेंच गलत कहना होता है। तीन जजेस बैठे हैं तो भी डिवीजन बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने मिनिमम जज होते हैं? जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है 5 है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा उसमें कम से कम 5 जजेस, कम से कम मिनिमम 5 जजेस का बेंच बैठता है। सबसे लार्जेस्ट बेंच अब तक लार्जेस्ट बेंच किसका बना था? कितने जजेस थे? कहाँ ये प्रोविजन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज बैठेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कौन कौन किया है? आपकी हुई है ना? 145 के 3 में वहां ये प्रोविजन है, आर्टिकल 145। फुल बेंच किसको कहते हैं? एंड फुल कोर्ट, ये दो शब्द हैं। हम लोगों ने कितना देखा? बेंच देखा, सिंगल बेंच देखा, डिवीजन बेंच देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखा, फुल बेंच एंड फुल कोर्ट। इसमें क्या अंतर है? जब कोई मामला किसी बेंच को सौंपा जाता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होता है, डिवीजन बेंच होता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलवेज डिवीजन बेंच होता है, वहाँ सिंगल जज नहीं बैठते। मिनिमम कम से कम 2 जज बैठेंगे ही किसी चीज़ को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो डिवीजन बेंच होता है हर वक्त वहाँ। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होता है। जब किसी बेंच के जजमेंट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है और उसके लिए कोई लार्जेस्ट बेंच एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो फुल बेंच कहलाता है। बात समझ में आई? डिवीजन बेंच का कोई जजमेंट है और वो खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि इसको लार्जेस्ट बेंच को रेफर किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेंच के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो बेंच एस्टेब्लिश की जाती है तो लार्जेस्ट बेंच ही एस्टेब्लिश की जाएगी, तो वो बेंच फुल बेंच कहलाता है। मान लीजिए वो 3 है, 4 है, 5 है, जिस भी संख्या में हो, और उसके अगर सारे जजेस मौजूद हैं सुनवाई के दिन वो फुल कोर्ट कहलाता है, क्योंकि फुल बेंच में सभी जजेस मौजूद हैं, इसलिए वो फुल कोर्ट है। अब ये हमारा 392 जहाँ ये कह रहा है कि जब न्यायाधीश अपने ही निर्णयों में एक समान रूप से विभाजित हो। अपील में मामला गया है, निश्चित रूप से ये कहाँ है? डिवीजन बेंच में। और डिवीजन बेंच में न्यायाधीश डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं। मान लीजिए 2 न्यायाधीश का मतलब डिवीजन बेंच है और दोनों अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं। अलग अलग का मतलब क्या होता है? एक चाह रहा है कि नहीं फैक्ट इस तरह का है, दूसरा कि इस तरह का। वैसे स्थिति में फिर ये इसको हम रेफर करते हैं कहाँ? या तो किसी थर्ड व्यक्ति को, और थर्ड व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि या तो वो कोई अपना ओपिनियन दे, और नहीं तो ये
कह सकता है कि हम लार्जर बेंच को इसको रेफर करते हैं। देन जिस तरीके से भी वो जजमेंट आएगा वो मान्य होगा। डिवाइडेड जजमेंट मान्य नहीं होगा। या तो वो थर्ड जज अपना ओपिनियन दे दे, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए थर्ड जज अगर अपना ओपिनियन देता है तो मेजोरिटी बढ़ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जजमेंट मान्य हो जाएगा। या फिर अगर लार्जर बेंच को करता है तो फुल बेंच का गठन होगा, और वैसी स्थिति में वो चीज़ें, हाँ बिल्कुल, जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में ही सुनाया जाता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, बट उपस्थित हो तो अच्छी बात है। मामला टाई का हुआ तो नहीं, टाई वहाँ मैच थोड़ी चल रहा है, वो तो सिर्फ ये बताना है कि देखिए, इसलिए तो वो कहा कि अगर मान लीजिए उसको भी लगता है कि कुछ इस तरह का सस्पिशियस मामला है कि हम नहीं दे सकते, वो लार्जर बेंच को रेफर कर दे रहा है, देन फिर वो और भी फैक्ट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जजमेंट देगा। और जजमेंट हमेशा बहुमत के हिसाब से आ जाती है। केशवानंद भारती का जजमेंट कितने से आया था? 7-6 से आया था। आप समझ रहे हैं ना, अगर एक भी इधर उधर होता तो फिर पता चलता प्रेम्बल नहीं है पार्ट, नहीं मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं था उसमें, हम एक बात करें तो इतना कांटे की टक्कर होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, और कई बार सर्वसम्मति से भी आ जाता है, सभी लोग सहमत हैं। तो वो इसलिए हमने कहा कि अपीलेट कोर्ट 392 का प्रोविजन इसलिए दिया हुआ है कि जब समान रूप से विभाजित हो तो दो ऑप्शन है, या तो किसी थर्ड जज को रेफर कीजिए या फिर लार्जर बेंच को। बस स्थिति 394 लास्ट प्रोविजन इसका, जहां हम लोग अबेटमेंट ऑफ अपील की बात कर रहे हैं। अबेटमेंट ऑफ अपील का क्या मतलब है? अपील का उपशमन हो जाएगा, इसका मतलब अपील पे आगे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपील में तो आप गए हैं, क्योंकि अपील का ही उपशमन होने जा रहा है, तो अपील में तो आप गए हैं, बट कार्रवाई नहीं होगी। किस मामले में नहीं होगी? कहता है कि अगर 378, 377 का मामला है, आप समझ रहे हैं 377 जब इन्हांसमेंट के लिए गए, 378 जब एक्विटल के लिए गए, एक्विटल के अगेंस्ट में गए, सॉरी, तो वैसी स्थिति में अगर एक्यूज्ड ही मर गया तो सजा किसको दिलवाएंगे? तो क्या फायदा है आगे अपील बढ़ाने का? जिसको सजा लंबी दिलवाने जा रहे थे या जिसको सजा दिलवाने जा रहे थे, अब वही इस दुनिया में नहीं है, तो अपील अबेट कर जाएगा। अब आगे अपील तो सुनना ही नहीं। मृत्यु क्या करें, मर गया फिर भी लटकाओ इसको फांसी पे। दूसरी चीज, अगर सिर्फ जुर्माने से दंडनीय मामला है, उसको अगर छोड़ देते हैं, अपीलांट ही मर गया, एक जगह एक्यूज्ड मर गया फर्स्ट सीन में, दूसरी सीन में अपीलांट भी एक्यूज्ड हो सकता है, तो वैसे स्थिति में अगर अपीलांट मर जाता है, बट वो मामला किस तरीके का नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ फाइन, अगर वो मामला नहीं है तो वैसे स्थिति में अपील अबेट कर जाएगा। लेकिन मामला अगर इस तरीके का है जिसमें या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड इसको दिया जा रहा है, यानी कॉन्विक्शन में है, कॉन्विक्ट किया जा रहा है उसको, और वैसी स्थिति में अगर एक्यूज्ड की मृत्यु हो रही है तो अबेट, उसकी मृत्यु के अगर 30 दिनों के भीतर अपीलेट कोर्ट को उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो वैसी स्थिति में अपील अबेट नहीं करेगा, बट ये अप्लाई कौन करेगा? नियर रिलेटिव्स। और नियर रिलेटिव्स में कौन कौन आ रहे हैं? पेरेंट्स यानी माता पिता, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, या फिर ब्रदर सिस्टर, या लिनियर डिसेंडेंट,
जो भी हैं वो सब के सब, ये लोग अगर अपील करते हैं तो मतलब सॉरी अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो अपील एबेट नहीं करेगा, अपील चलेगी। सर अगर अपील एबेट नहीं करेगा तो कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए ये स्थिति बनती है कि मेरा रिलेटिव है और हम जान रहे हैं कि वो इनोसेंट है, मर गया, वो अलग इशू है। बट अगर हम सब्स्टिट्यूट करके ये कल होकर साबित करवा दें कि वो इनोसेंट है तो समाज में उसकी इज्जत बनी रह जाएगी कि अपीलेट कोर्ट के आदेश मतलब उसके जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो एक्यूज्ड नहीं था, गलत तरीके से फंसाया गया। इसलिए हमने उस नियर रिलेटिव को ही ये मौका दिया है। समझ रहे हैं? एक बीच का सेक्शन छूट गया है 393। अपीलेट ऑर्डर या सेंटेंस जो भी सॉरी जजमेंट जो भी होगा वो फाइनल होगा। किसके कंसर्निंग? इसका मतलब क्या हुआ पहले हमें बताइए। फाइनल होगा मतलब अब इसकी अपील नहीं होगी। फाइनल का क्या मतलब है? अब इसके आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। अपीलेट कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट दे दिया। किस चीज के कंसर्निंग दिया? देखिए वहां सेक्शन लिखा हुआ है। उसको अगर छोड़ दीजिए 377 और 378। 377 क्या था? इन्हांसमेंट के लिए गए थे और 378 एक्विटल के अगेंस्ट में गए थे, तो वहां मामला उठ सकता है। फिर तो वैसे स्थिति में अपीलेट कोर्ट उस मामले को उसी जगह सुन लेगा। पढ़िए उसको पूरा और इसको निपटाएगा। और बाकी जितने भी अपील के प्रोविजंस हैं उनको एक जगह उसी जगह लिख लीजिए जहां आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 29। क्या क्या था? सेक्शन 86, 237, 256, 449 और लिमिटेशन एक्ट का 3 प्रोविजंस लिखिएगा साथ में। 114, 115 और 133। और साथ में WA 2WA विक्टिम की जो परिभाषा है, क्योंकि उसको राइट मिला हुआ है 272 के प्रोविजन में। क्वेश्चंस आपके आएंगे कहाँ से? आप समझ रहे हैं? या तो फुल क्वेश्चन आएगा आपको पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, और बाकी पीटी के कंसर्निंग सवाल है, या कभी कभी आपके शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है कि किन मामलों की अपील नहीं होती।